देखो क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रहे हैं आंसर रॉन्ग है, तो देखता हूँ आंसर क्या है 22 का। 22 में एक स्क्वायर बना है, स्क्वायर के इस कॉर्नर पे यहाँ पे स्फीयर्स रखे हैं। हर एक स्फीयर, बस आवाज नहीं, 0.5 kg और रेडियस √5 दिया है, डायमीटर √5 दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा √5/2 इंटू 10⁻²। इसके अलोंग पूछा हुआ है, और ये डिस्टेंस वैसे हमें पता होता है, लेकिन इसने दे रखा है 2√2 सेंटीमीटर। तो तुम्हें बताना है द मोमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ डायगोनल इज n इंटू 10⁻⁴। टोटल जो है वो n इंटू 10⁻⁴ है, तो n की वैल्यू पूछा है। तो इसका खुद का और इसका खुद का तो इस लाइन के अबाउट सॉलिड स्फीयर 2/5 mr² ही होगा। अगर मैं नाम दे दूं इसको 1 2 3 4, तो 1 कितना हो गया 2/5 mr² का मतलब 5/4 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दोगे तो 3 का भी मिल जाएगा, प्लस 2 आने का निकालोगे तो 2/5 mr² मतलब अगेन 5/4 इंटू 10⁻⁴ प्लस mr² मतलब 0.5 2√2 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया आंसर। देखो जो भी आएगा, ये तो 1 बन जाएगा, 5 5 कैंसिल हो गया, 1/4 2/4 मतलब 1/2 इंटू 10⁻² प्लस यहाँ भी ये कैंसिल हो गया 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 5/10 4, तो 1/2 10⁻⁴ प्लस 4 4 जा 16 और 1 2 आ गया, 17 और 8 कितना आया 18 इंटू 10⁻⁴/2। गलत नहीं है आंसर, ठीक है। बहुत मेहनत किया, आंसर नहीं होगा, तुम्हें बोला था मैं एररलेस रहेगा, मैं सब सॉल्व किया था पर्सनली क्वेश्चन। तो तुम्हें क्या है 2 कैसे होगा, गए तो हम लोग क्या कर रहे थे, वेरिएशन इन जी कर रहे थे ना। जी में कौन सा वेरिएशन किया था हमने, हाइट के साथ वेरिएशन जी में कर लिया था, कि जी के साथ हाइट में जो वेरिएशन होता है उसका नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, g/1 + h/r²। सही बात है, लेकिन r क्या है यहाँ पे रेडियस और h क्या है हाइट फ्रॉम द पोल। अब लेकिन इसमें यह था कि अगर h जो है, जो हाइट है ग्रेविटी के ऊपर मतलब सरफेस के ऊपर जितना हम जाते हैं, वो हाइट अगर बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू r मतलब h और r का कंपैरिजन नहीं है, तब आप बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं और फार्मूला बन जाता है g' = g1 - 2h/r। याद रखना इन जनरल क्या होता है कि जब हम जैसे रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 है ना किलोमीटर में। अब अगर ध्यान से समझो तो जनरली अगर मैं 1/4 1/5 1/10 1/20 बात करूं तो किसको इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल जी को चेंज नहीं मानते, क्योंकि जी में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है। मतलब रफली अगर बात की जाए तो जी की हाइट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 320 किलोमीटर तक जी को कांस्टेंट मानते हैं। अगर वो पूछे कि ऐसा पॉइंट बताओ, वो हाइट बताओ जहां पर जी की वैल्यू हाफ हो जाए, तब आप 1 - 2h/r यूज नहीं कर पाएंगे। 1/4 हो जाए तो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा, पहले तीनों वेरिएशंस देख लेते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है विथ डेप्थ। डेप्थ के साथ क्या वेरिएशन है,
आज थोड़ा सा तुम लोग एकदम चुप बैठना, तो लेक्चर का पेस मेंटेन रहेगा, जिससे अगले लेक्चर में मैं ये ख़त्म कर पाऊँ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन ही में ये वाला पार्ट मेन नहीं है, पहले भी बोला था। इसमें एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है ये वेरिएशन इन जी का, और सेकेंड पार्ट आएगा सैटेलाइट मोशन का। बाकी आप पहले पढ़ चुके हो, दो ही पार्ट इम्पॉर्टेंट है। जी में वेरिएशन कैसे होता है डेप्थ के साथ में, देखो हम क्या करते हैं ना, जब ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं तो हम ये मानते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ ऐसा है ना, इसको हम मानते हैं एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। क्या मानते हैं अर्थ को? या ऐसा बोल लो कि अर्थ एक्चुअली उसका जो शेप है वो ओवल शेप है, जिसमें इक्वेटर और पोल का डिस्टेंस अलग होता है, एलिप्स जैसा होता है। लेकिन जब हम हाइट और डेप्थ की बात करते हैं तो हाइट और डेप्थ हमें पोल से ही लेना होता है, हमें इन बाजू वाले इक्वेटर के डिस्टेंस से कोई मतलब होता नहीं है। इसीलिए जब हम हाइट के साथ वेरिएशन निकालते हैं या डेप्थ के साथ निकालते हैं तो अर्थ को हम एक सॉलिड स्फीयर जैसा ट्रीट करते हैं। कैसा ट्रीट करते हैं? सॉलिड स्फीयर जैसा ट्रीट कर रहे हैं। अब इस अर्थ का जो ये रेडियस है वो मैंने r मान लिया, और इसका जो मास है वो कितना मान लिया मैंने? m। ये इसका सेंटर पॉइंट है O। अब मान लो इस सरफेस से d नीचे यहाँ एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपको क्या कैलकुलेट करना है? ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी। अब ये d वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो, अगर ये यहाँ होता पॉइंट तो जी एम बाई आर स्क्वायर होता, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या ये पॉइंट नीचे है? नीचे है ना, तो जब ये पॉइंट नीचे हो गया तो होगा क्या? इस पॉइंट पे निकालना है बेसिकली। देखो अगर ये पूरा स्फीयर हमको ऐसे दिख रहा है, इस तरह का स्फीयर दिख रहा है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट पे निकालना है तो हमने क्या लिया था? जी एम बाई आर स्क्वायर में m क्या है? ये पूरा इसके अंदर का मास है। अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो यहां मैं अगर एक स्फीयर मान लूं ऐसा, इस तरह का, तो इसका जो मास होगा, क्योंकि d पॉइंट पे निकालना है तो d को, अब स्फीयर माना है तो हर जगह पॉइंट तो बराबर हो जाएंगे, तो d पॉइंट पे अगर हमने माना है तो d पॉइंट के अंदर देखो ये गोले जैसा ही बन गया ना, तो इस पॉइंट पे क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इस अंदर वाले पार्ट का ये वाला जो है इसका मास निकालिए कि ये मास है कितना। कैसे निकाल सकते हैं मास? टोटल रेडियस r दिया है, मास m दिया है, सॉलिड स्फीयर इसको मान रहे हैं, अर्थ को क्या कंसीडर कर रहे हैं हम लोग? कंसिडरिंग अर्थ एज सॉलिड स्फीयर। तो रो लिखना पड़ेगा आपको सॉलिड स्फीयर के लिए। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। टोटल मास के वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो ये वाला पार्ट लिया है तुमने, उस पार्ट का क्या मास होगा बताइए जरा। शेडेड पार्ट के लिए क्या मास होना चाहिए बोलो, जिसको मैं m डैश बोल रहा हूँ, कितना हो जाएगा ये? रो इंटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई, और इसका रेडियस कितना है? r माइनस डी, तो पाई r माइनस डी टू द होल क्यूब। तो ये क्या लिखा जाएगा? 3m/4 पाई कैपिटल R क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r माइनस डी टू द होल क्यूब। कुछ कैंसिल हो रहा है? 4 पाई 3, तो m डैश कितना आ गया अपने पास? m/r क्यूब r माइनस डी टू द होल क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? तो अगर इसी पॉइंट पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है ना, तो इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट P, क्या वो मैं लिखूंगा G इज इक्वल टू जी एम डैश बाई आर स्क्वायर, और R की वैल्यू कितनी है? तो अगर इसको लिखा जाए तो G एम डैश की वैल्यू कितनी है? m/r क्यूब r माइनस डी टू द होल स्क्वायर, और ऊपर है r माइनस डी टू द होल क्यूब।
तो ये इसको कैंसिल कर दिया। क्या मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं, gm/r², क्या ये बन जाएगा? ये वाली जो वैल्यू है ये तो स्मॉल जी होती है, 1 - d/r। अच्छा, डेप्थ में सिग्निफिकेंट कुछ हमने चेंजेस देखा है कि नॉर्मल कोई अप्रोक्सीमेशन लिया कि अपने आप आ गया? मतलब ये हर जगह वेरिएशन है। जो वेरिएशन के लिए प्रॉब्लम होती है वो कहाँ होती है? हाइट के साथ। डेप्थ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डेप्थ के साथ आपका ये फार्मूला होता है। क्लियरली इस फार्मूले में दिख रहा है कि अगर मैं डेप्थ जीरो कर, डेप्थ लिया कहाँ से गया है? सरफेस से। तो अगर मैं डी को जीरो कर दूं मतलब सरफेस पे आ जाऊं तो जी बन जाएगा। डी की वैल्यू जीरो से बढ़ाओगे तो वैल्यू जी से कम होगी। यहां से आपको समझ में आ रहा है कि जी डैश इज लेस देन जी। इसका मतलब आप सरफेस के नीचे जाएंगे तो भी क्या घटेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सरफेस पर मैक्सिमम होता है, ऊपर गया तब भी कम हो रहा है, नीचे जाओगे तब भी कम हो रहा है। फटाफट से नोट करो। बैठे 10 लोग थे, हाथ 4 खड़े हो रहे हैं। वेरी गुड। क्यों नहीं आए थे? एफएलटी कर रहे थे। इस पीटीएम में सबकी एफएलटी निकालूंगा मैं, सबको सीईटी पहुंचा दूंगा, बता रहा हूं मैं कि इनको तैयारी करने का मौका मिलना चाहिए। क्या करेंगे क्लास आकर? हो गया लिख के? चलिए, ये आप किसकी वजह से निकाले? डेप्थ की वजह से। हाइट और डेप्थ हो गया। एक और है रोटेशन की वजह से। अच्छा, अर्थ अपने एक्सिस पे कैसे रोटेट करती है? हमें पता है ऐसे रोटेट करती है। डायरेक्शन क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ का जो रोटेशन होता है वो कैसा होता है? वेस्ट टू ईस्ट। तो जब रोटेशन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा तो रोटेट करने के बाद हर एक पॉइंट पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी। अब सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा है ना, जैसे अर्थ का रोटेशन कैसा हो रहा है। ये अर्थ अगर मान लो है, अरे वाह, तो अर्थ का रोटेशन ऐसे हो रहा है, इस तरीके से। तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो ये कौन से सर्कल में घूमेगा? हमने पढ़ रखा है इस सर्कल में घूमेगा। तो इसका रेडियस चेंज हुआ, इधर सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई पार्टिकल यहाँ है तो ये इसका सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर आएगा इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रेडियस है वो इस पॉइंट का अलग है, यहाँ पार्टिकल होगा अलग है। मतलब पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो आपका रेडियस बढ़ता जाएगा, और इक्वेटर से पोल की तरफ गए तो आपका रेडियस कम होता जाएगा। तो हर एक पॉइंट पे क्या रेडियस चेंज हो रहा है? रेडियस चेंज होने से क्या चेंज होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चेंज हुआ तो जो हमारा जी नेट है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो आपको वही बताना है कि इस रोटेशन की वजह से पार्टिकल अगर पोल को छोड़ करके किसी और पॉइंट पर है तो क्या वो होगा? जी। क्या होगी? जी की वैल्यू वो अपने को बताना है। डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं करवा रहा हूं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। क्या लिखोगे? अब लिख लेना, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ये इसका रेडियस है आर। मान लो किसी इंस्टेंट पे आप इस पॉइंट पर हो, ये पॉइंट पी है, और ये पॉइंट पी थीटा एंगल बना रहा है। किसके साथ में थीटा एंगल बना रहा है? थीटा एंगल इक्वेटर वाली लाइन के साथ बना रहा है। जो इक्वेटर की लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके साथ में थीटा एंगल बनाया है। अगर इस पॉइंट को ध्यान से देखो तो इस पॉइंट पर जो पार्टिकल सर्कल बनाएगा, याद करो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए हम ये करते थे, आइडेंटिफाई द सर्कल इन विच पार्टिकल इज रोटेटिंग। तो सबसे पहले वही आइडेंटिफाई करना है।
और उसका आइडेंटिफिकेशन करोगे तो आपको दिखेगा कि ये इस सर्कल में घूम रहा है। ये तो आता है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सर्कुलर मोशन में बताया हुआ पार्ट है। अच्छा, इस पॉइंट पर ये बताओ, ये अगर इसका रेडियस लिया जाए बच्चों, तो ये रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर। क्या स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? ये आर होगा, रेडियस तो ये भी है, अगर ये भी आर हुआ, इसको नाम दे दो, वो पॉइंट पी दिया है, इसको ओ दे दो, इसको पी दे दो, तो ट्राइंगल ले लिया जाए ओ ए पी। तो क्या इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल अपना 90 माइनस थीटा है, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर अगर आप लिखते हो तो क्या ये लिखा जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी, मतलब जिस रेडियस में वो घूम रहा होगा उसका रेडियस है कितना, आर कॉस थीटा। इतना क्लियर है सबको? अच्छा, सेकेंड पॉइंट, इस पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू किधर होगी, नीचे नहीं, टूवर्ड्स द सेंटर। क्या इधर लग रही होगी ग्रेविटी जी? कोई दिक्कत है किसी को? अगर मैं ग्रेविटी जी न लिख के मान लूं कि जो पार्टिकल यहाँ रोटेट कर रहा है उसका मास m है, तो क्या ये mg बन जाएगा? क्या बन जाएगा? mg। क्या mg का एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा और ये वाला कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा या सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब जो इसका ये वाला फोर्स होगा, द वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ mg will provide you the necessary centripetal force to rotate। अब बहुत कम रोटेशन होता है, लेकिन एक फोर्स होती है जो आपको रोटेट करवाए, और वो फोर्स होगा कितना, जरा देखो, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, क्या वो फोर्स है mg cos थीटा? तो mg cos थीटा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है, आर कॉस थीटा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ से आपको जी डैश की वैल्यू निकालनी है, जिसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा जी एम बाई आर स्क्वायर के टर्म्स में, ताकि आप क्या लिख पाओ, स्मॉल जी लिख पाओ, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे जी से बढ़ा कि कम हुआ। समझ में आ रहा है? रफ नोट्स में ये तुम्हें आता है, सर्कुलर मोशन का पार्ट है, ट्राई करके दिखाओ। बैठेगा कोई नहीं, रफ नोट्स में करना। मैंने सुना तुम्हारे नोट्स बहुत अलाइंड हैं, सारे टॉपिक के नोट्स इसमें। टॉपिक्स नहीं है, मतलब 12th के मोस्टली जो है वो है। अरे सुनो, एफनेट लिखने की कोशिश करो, तुम्हें हिंट दे रहा हूं मैं, एफनेट आएगा, उसके बाद एफनेट में से एम को डिवाइड करोगे जी डैश मिलेगा। ट्राई तो करो, एफनेट लिखने के लिए वेक्टर्स का इस्तेमाल करना है। नहीं आया? इधर देखो, सुनो, अरे भाई इतना तुम लोग सोच रहे हो, ग्रेविटी चेंज, मास तुम्हारा चेंज होता है क्या किसी पॉइंट पे जाने से? नहीं। ग्रेविटी चेंज होने से क्या चेंज आता है, वेट में चेंज आता है। तो जब इस पॉइंट पे है, ये ऐसे घूम रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा एफनेट, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलोगे, वो क्या हो जाएगा, एम, मास तो वही रहेगा, आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि घूम तो ओमेगा से रहा है। जरा बताओ ये एफनेट होगा कितना, एम, आर की वैल्यू कितनी आई थी, हाँ या ना? सही है ना? और यहां जब पार्टिकल है तो जो ये एफनेट आया है वो इधर आया होगा। क्या इस एफनेट के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ऐसे आ रहा होगा, एक कंपोनेंट ऐसे आ रहा होगा, हाँ या ना?
तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्या ये हो जाएगा, मान लो ये एफ है तो क्या ये एफ कॉस थीटा, और ये वाला एफ साइन थीटा। तो घुमाने में कोई रोल प्ले कर रहा है क्या, एफ मतलब घुमाने का मतलब, मैंने गलत किया क्या कुछ, हाँ गलत किया। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, मैं पहले बोला ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना अर्थ के फ्रेम में, डायरेक्शन वाइज में दिक्कत हो गई है। ये जो फोर्स आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो तो इधर आएगा ना, और ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका एक कंपोनेंट इधर रहेगा और एक कंपोनेंट कहाँ गया, ये है ना, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ ऐसे बनाओगे तो ये वाला एंगल 90, ये 90 माइनस थीटा, ये फिर से थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये भी थीटा। तो इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट तो कोई काम नहीं करेगा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, हाँ या ना, कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया ये, यही आपका f है, f की वैल्यू ये रही, तो ये क्या बनेगा f cos थीटा, तो f cos थीटा मतलब ये, और दूसरा जो ये कंपोनेंट आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, जो अपने किसी काम का है क्या, नहीं है, सही बात है। अब जरा देखो, क्योंकि तुम्हें वेरिएशन इन जी कहाँ से, सेंटर ऑफ अर्थ से तो फील होता है ना, तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर कितना है, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर कितना है, एफ नेट, जिसको हम क्या बोलेंगे एम जी डैश, इट इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एम को चाहो तो मैं यहां से काट सकता हूं, जी डैश मिल गया आपको। इसका दूसरा भी फॉर्मेट होता है जिसको हम वेक्टर से सॉल्व करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये आसान वाला मेथड है इसलिए मैंने ये कराया। रोटेशन ऑफ अर्थ से ये हुआ, आप देख लो जी में से कुछ माइनस ही कर रहे हो, इसका मतलब अगेन जी डैश जो है वो मतलब रोटेशन में भी कम होता है। अब अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ ये सही किया है कि नहीं, तो एट पोल अपना थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, पोल पे थीटा कितना हो जाएगा, अगर पोल पे 90 डिग्री किया तो cos 90 0 होता है, तो क्या जी डैश की वैल्यू जी के बराबर होगी, हाँ या ना, तो मतलब सही हो गया। इक्वेटर पे कितना होना चाहिए, ग्रेविटी मैक्स होती है 0 डिग्री, तो जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी मिनिमम होती है। इक्वेटर पर जी मिनिमम होता है, पोल पर मैक्सिमम, मिनिमम ये जी होता है, 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ ग्रेविटी तुम हर एक पॉइंट पर फील करते रहते हो। जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होता है कहाँ पर, और पोल पर, और थीटा के साथ चेंज ही है। हाँ तो नेट फोर्स तब भी तो ऐसे ही लिखोगे ना, सब करेंगे तो जी इक्वल्स आर ओमेगा स्क्वायर। हाँ तुमने क्या किया, तुमने एम जी इज इक्वल टू एम आर कर दिया ना, तो इसका जो हाँ तो अब इसमें हुआ क्या कि नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर लिखना पड़ेगा। एम जी का कॉस थीटा अकेले तुम्हें बैलेंस आउट नहीं करते हुए दिख रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स वो अकेले बैलेंस आउट नहीं करेगा। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है अर्थ के फ्रेम में, उस अर्थ के फ्रेम में एम जी का कंपोनेंट इज नॉट बैलेंसिंग आउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सोचो तुम
ऐसे ऐसे घूम रहे हो, ग्रेविटी जो सेंटर की तरफ आएगी ना, तो तुम्हें अगर तुम्हें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना है तो सारे फोर्सेस जो ग्रेविटी फील होती है ड्यू टू सेंटर ऑफ अर्थ ही तो फील हो रही है ना। सब में जो लिखा हो सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस चाहिए ना, तो तुम्हें जितना फोर्स तुम्हारे सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगेगा दैट वुड बी योर ग्रेविटेशनल पुल बाय सेंटर ऑफ अर्थ, और उसी फोर्स बाय मास कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा। अब अगर मुझे सेंटर की तरफ लगाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ मिला, उसी को तो ग्रेविटी बोलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना है तो मुझे सारे फोर्सेस जो मेरे ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे फील होने चाहिए, वो कहाँ से फील होने चाहिए, सेंटर ऑफ अर्थ। तो मुझे नेट फोर्स चाहिए सेंटर ऑफ अर्थ के लिए टू कैलकुलेट, नेट फोर्स चाहिए एक्टिंग टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझा? क्योंकि जो भी पुल लगता है, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी का मतलब ही यही है, उसकी वजह से सेंटर ऑफ अर्थ, तो सारे फोर्सेस सेंटर ऑफ अर्थ पे लेके आना होता है। बोलो। कंपोनेंट जी डैश पे आ सकते हैं, जी डैश की वजह से तो चेंज ये है। मैंने क्या बोला फिर से समझो, ये और ये दोनों एक नहीं है। कभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में लिखना है या चेंजेस लिखना है, ग्रेविटी का मतलब क्या है कि किसी प्लैनेट पे आप हो, उस प्लैनेट के सेंटर से आपका अट्रैक्शन कैसा हो रहा है। तो उस प्लैनेट के मतलब अगर मैं एक हूँ तो मैं जिस भी प्लैनेट पे हूँ, उस प्लैनेट का सेंटर मुझे किस फोर्स से खींच रहा है वो चाहिए होता है। मैं भले ऐसे घूम रहा हूँ तो मेरा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो तो इधर आया है, लेकिन प्लैनेट के सेंटर पे कितना फोर्स रहा। अगर ये ऐसे घूमता नहीं तो मेरा नेट जो है वो mg ही होता, लेकिन अर्थ के रोटेशन की वजह से ये जो इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया है इस अर्थ के फ्रेम में, उसका एक कंपोनेंट मेरे mg के अपोजिट काम कर गया। मतलब पहले मेरा सेंटर की तरफ फोर्स कितना था, mg, लेकिन जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट आया है वो मेरे रोटेशन को, मेरे सेंटर की तरफ लगने वाले नेट फोर्स को कम कर दिया। सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स अगर कम हो गया, इसका मतलब जो सेंटर मेरे ऊपर एक्सेलरेशन दे रहा था वो कम हो गया, और उसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको लिख देना चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट एक्टिंग, नॉट प्लेइंग अ रोल टू चेंज इन जी। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो ग्रेविटेशनल फोर्स का, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है, उसका कोई रोल नहीं है जी को चेंज करने में, क्योंकि सेंटर की तरफ नेट फोर्स चाहिए। तो अगर मैं सेंटर की तरफ इफेक्टिवली से जी डैश लग रहा है, जी डैश का कंपोनेंट हो तो उसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ से मैं आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। करेक्ट, निकल जाता। इसका जो सही तरीका है, तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया है, इसका सही तरीका ये है कि वो निकालते हैं कि इसके सेंटर की तरफ वो नेट फोर्स कितना लग रहा है जो जिस सेंटर में वो घूम रहा है, फिर mg का और उसका एफ नेट लिखते हैं √a² + b² + 2ab cos थीटा से, फिर लास्ट में वो अप्रॉक्सीमेशन दिखाते हैं, क्योंकि जो साइन थीटा कॉस थीटा वाला टर्म्स आता है दैट वुड बी वेरी स्मॉल ड्यू टू ओमेगा स्मॉल वाला पार्ट से, वहाँ से फिर उसको एलिमिनेट करते हैं, तब ये आंसर लाते हैं। लेकिन हम डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे बोर्ड्स में भी ग्रेविटेशन नहीं है, तो हम जो सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करवा दिया। नहीं, कौन क्या लेके बैठा, देखा ना, देखा ना किसका नोट्स है। हाँ वही तो देखना है मुझे। हाँ तो यही मेथड तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, देख के भी तो नहीं कर पाया, लेके बैठा है देखा नहीं, वही काम तो ये भी कर रहे हैं। ये देख, बताऊंगा नहीं, यही समझा रहा हूँ। ये देख, ये इधर आ गया इनका सेंट्रीपिटल फोर्स, और इधर आ गया mg, उसके बाद ये इस सर्कल में अगर यहाँ पे घूम रहा है तो इधर, अब देख क्या हुआ, इधर लगा तेरा mg, इधर लगा ये वाला फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऐसे,
इन दोनों का रिजल्टेंट आया था। तो ये जो ये वाला mg लग रहा है और जो ये वाला फोर्स लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट लिखना है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे लिखेगा? √a² प्लस b², ये इनके बीच का जो ये वाला एंगल है, अगर ये थीटा तो ये थीटा हो गया, तो ये बचा 180 माइनस थीटा, तो प्लस 2ab cos थीटा। तो वही किया इन्होंने, ये देखो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। उसके बाद इसी को सॉल्व किया है, सॉल्व करके इन्होंने बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन क्यों यूज़ कर लिया? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना वो बहुत छोटा पार्ट होगा, 1 इज लेस देन, मतलब 1 इज वेरी मच ग्रेटर देन mr ओमेगा स्क्वायर, उस टर्म से ये लिखा है और बाद में ये प्रूफ कर दिया। ये बहुत डिफिकल्ट वर्जन नहीं है, तुम्हें करना है तो करो, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। अभी हो गया अंडरस्टैंडिंग? लेके बैठा है तब भी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा है। ला उसमें क्वेश्चंस भी हैं। इसका जो एलेंस में दिया ना वही मैं तुम्हें पहले बोल रहा था, ये जो ये चीज है ना वही तो मैं तुम्हें बताया पहले कि वेक्टर एडिशन लिखना है। देख लो तुम्हारा मन है, वैसे मैं करवाता नहीं क्योंकि बहुत अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है। ये पॉइंट पे हो ना, तो इधर देखो एक और वर्जन है इसका। तो ये वाला फोर्स कितना आ जाएगा? ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला फोर्स आएगा mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, खाली समझा दूंगा मैं। और इधर कौन सा फोर्स आया है? mg। अब देखो क्या कर सकते हैं, इन दोनों का नेट फोर्स लिख लो। जो नेट फोर्स होगा ना वो mg डैश के बराबर होगा, एफ नेट। तो ये इधर आया mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, और ये तो इन दोनों का नेट कैसे लिखोगे? ये वाला एंगल चाहिए अपने को, ये कितना होगा? अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो क्या ये 180 माइनस थीटा। तो जो इसका एफ नेट लिखा जाएगा, विच इज बाद में लिख देंगे हम mg डैश, वो क्या होगा? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो 2a मतलब mg, b मतलब mr ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये 2ab cos थीटा में यही बनेगा ना। अब इन सब में से क्या किया है ना, वो बनाने की कोशिश किया है कि आप इसको बना पाओ वो 1 + x⁴n बाइनोमियल का फंक्शन, तभी तो हम एलिमिनेट कर पाएंगे ना। तो उसको क्या किया उसने, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया है कि अगर मैं इस पूरे को लिखूं तो ऐसे लिखूं m² प्लस m² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, कुछ छूटा है क्या कहीं पर? और कुछ छूटा नहीं है ना, देख लेना वो gr ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा टू द पावर हाफ। अब क्या करोगे, इस पूरे टर्म्स में से तुम्हें mg को कॉमन ले लेना चाहिए। जब तुम इस पूरे में से वैसे अगर मैं mg को कॉमन ले लूं तो अब देखो mg एक्चुअली कॉमन जो आएगा वो m²g² आएगा, उसका रूट लेके बाहर निकाल लिया तो mg आया। तो ये 1 प्लस यहाँ से तो m² उड़ गया, ये बनेगा r² ओमेगा रेज टू 4 cos स्क्वायर थीटा बाई g²। और ऐसे यहाँ भी लिखोगे m² उड़ जाएगा, यहाँ पे g है, एक g उड़ेगा एक g बचेगा, 2r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g टू द पावर हाफ, बराबर। अब इसके आगे तुम्हें क्या करना है, ओमेगा रेज टू 4, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट होगा? ओमेगा बहुत छोटा है तो ओमेगा रेज टू 4 और छोटा होगा। तो इस पार्ट को जब एलिमिनेट कर दिया तो 1 प्लस दिस, और ओमेगा छोटा है तो ओमेगा स्क्वायर भी छोटा होगा। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से ऊपर जाते हो थीटा भी कम होता है। तो ये सब वैल्यूज 1 से बहुत छोटी होती है।
तो इसके साथ में अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, ये कैंसिल हो गया, तो आपका बना क्या 1 प्लस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, यही बना ना। हाँ हाफ टू कैंसिल हो गया ना। अब एफ नेट को क्या लिखा एम जी डैश, एम एम कैंसिल, ठीक है, तो 1 माइनस आ जाएगा। अब कैलकुलेशन थोड़ी कर रहा हूँ कदे, तो ये आ जाएगा। हाँ अब देखो तो एम 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 जी डैश, एम एम कैंसिल हो गया, जी डैश की वैल्यू क्या है जी 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये समझा। लेकिन ये तुम्हें इससे ये आसान नहीं लग रहा बिल्कुल भी कि भाई ग्रेविटी का फोर्स है तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स लिख दो आ जाएगा आंसर, इसमें तुम्हें बहुत लंबा कैलकुलेशन है, इसलिए इसको अवॉइड करता हूं मैं। आओ 2-3 सवाल करते हैं। ये लिख चुके हैं ना, चलिए क्वेश्चन लिखिए। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, at what height from the surface of earth at what height from the surface of earth will the value of g be reduced by 36%, be reduced by 36% from the value of surface, from the value at the surface, from the value at the surface। रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है, इसमें दिया भी है 6400 किलोमीटर, लेकिन आप याद रखो क्योंकि कुछ नहीं दिया होगा 6400 किलोमीटर लेना होता है रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि मान लो ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे जी होता है, तो एच हाइट पे पहुंचो जहां पर वो रेड्यूस्ड हो गया, कितना हो जाए रेड्यूस्ड बाई 36% बोला है ना, इसका मतलब कितना बचा होना चाहिए 36 निकालो कितना होता है 64, मतलब यहाँ पे बचना चाहिए 64 बाई 100 टाइम्स ऑफ जी, यही होना चाहिए ना। ये तुम्हारे जी डैश की वैल्यू होनी चाहिए। एक बात बताओ, क्या तुम्हें जी में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिख रहा है? जी में सिग्निफिकेंट चेंज दिखा ना, इसका मतलब ये है कि क्या मैं वो फार्मूला यूज करूं, एक तो ये हमारा फार्मूला था अपने पास 1 माइनस 2h बाई आर, और दूसरा फार्मूला था g अपॉन 1 प्लस h बाई आर टू द होल स्क्वायर, यही था क्या? अब मुझे बताओ कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूं? फर्स्ट वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज h इज नॉट इक्वल, इज वेरी मच लेस देन r, तो सेकेंड फार्मूले में डाल दो, वैल्यू आ जाएगी। हाइट पूछा है, जी डैश की वैल्यू कितनी है 64 जी बाई 100 जी, इसको मैं ऐसा लिखूं क्या r प्लस एच बाई आर टू द होल स्क्वायर, या ऐसा बन जाए आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच टू द होल स्क्वायर, लिख सकता हूं? हाँ मेरी मर्जी ना, मतलब वही मैं लिख तो सकता हूँ ना, वो तो मुझे भी पता है मेरी मर्जी चलेगी। तो अगर ये लिखा गया है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो वो ऐसे डेटा दिया है कि तुम कैलकुलेट कर पाओ इजीली, r प्लस एच का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 100r स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर रूट लोगे तो ये 8
आर प्लस एच स्क्वायर रूट लेने के बाद, और ये 10r, तो 8r प्लस 8h इज इक्वल टू 10r, तो इधर जाएगा तो 10 माइनस 8, 2r इज इक्वल टू 8h, तो h की वैल्यू समझ में आ, तुम्हें इसमें क्या देखना है कि h, ये जो पहला वाला फार्मूला है वो कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, जब h बहुत छोटा हो, और h बहुत छोटा होने पे g में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, g वही रहेगा। लेकिन जब तुम्हारा g रिड्यूस हो रहा है, मतलब g में सिग्निफिकेंट चेंज दिखा रहे हैं, अगर g में 0.01% का चेंज बोलते तो लगा सकते थे। एक और सवाल कर दो। एक क्या, दो सवाल कर दो इसके ऊपर, हाइट पे, फिर एक दो डेप्थ पे, एक रोटेशन पे, फिर ये टॉपिक खत्म कर देते हैं, क्योंकि कुदाने से बढ़िया है ढंग से पढ़ो। एक लेक्चर और हो जाएगा, और क्या ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए। एट व्हाट हाइट, चौधरी क्या बात, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस, at what height above the earth's surface the value of small g is half of its value on earth's surface, the value of small g is half of its value on earth's surface, again radius of surface is, radius of earth is 6400 किलोमीटर। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? मैं इस फार्मूले को इस फॉर्मेट में भी याद करवा सकता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहता है कि जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच टू द होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। क्या है, आर की वैल्यू √2 - 1 आया, हाँ √2 - 1 टू द होल टाइम्स आर, इनको आया 2649.6 किलोमीटर। आ गया √2 - 1 आर, सबको आ गया। देखो क्या पूछा था, कितने हाइट पर क्या होगा, हाफ हो जाएगा ना, मतलब जी डैश की वैल्यू g/2 जी आर स्क्वायर बाई एच प्लस आर टू द होल स्क्वायर, जी ने जी को मार दिया, h प्लस आर टू द होल स्क्वायर इज 2r स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट इट इज h प्लस आर √2r, h की वैल्यू √2 - 1 इंटू आर। अब वैल्यूज डाल के तुम सॉल्व करते रहना, r की वैल्यू डाल दो, √2 की वैल्यू डाल दो। एक और लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, find the percentage decrease in the weight of a body, find the percentage decrease in the weight of a body when taken to a height of, when taken to a height of 32 kilometer above the surface of the earth, above the surface of the earth, again रेडियस दिया हुआ है, वही उतना है 6400 है।
कितना आएगा? हाँ अराउंड 1%, 1 से भी कम होगा। हाँ 99/100 आ रहा होगा ना, तो 0.99 ना, अराउंड 1%। देखो 32 के, हाँ 32 किलोमीटर पे गए, तो 32 किलोमीटर जाने पे बहुत ही नॉमिनल सा चेंज आया है, 1%, मतलब समझ रहे हो 9.8 का 1% कितना होगा? 9.1 इंटू 100, 0.098। तो 0.098 का चेंज हम लिखते हैं क्या? इसलिए जब इतने हाइट पे हम फेंकते हैं तो ग्रेविटी को कांस्टेंट मान लेते हैं। एक्चुअली सही बात तो ये है ना, अगर तुम ढंग का प्रैक्टिकल कर रहे हो ना, तो काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ग्रेविटी में तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो 1% का भी डिफरेंस आएगा, लेकिन एरर तो देगा ना। लेकिन हम क्या करते हैं, 10% तक एरर परमिसिबल होता है हर जगह पे, इसलिए हम जी को कांस्टेंट मानते हैं। 1% पे 32, तो 10% पे कितना? 320। इसलिए मैंने वो हाइट दिया था रफली तुम्हें। ये सवाल है, इस सवाल में देखो बहुत आसान सवाल था। जी डैश, अब यहाँ पे 32 किलोमीटर दिया है ना हाइट, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400। तो कोई मतलब ही नहीं है 32 का, तो बहुत छोटा है। तो जी डैश की वैल्यू जी 1 - 2h/r, डायरेक्ट रखो, वैल्यू आ जाएगा। जी डैश निकाल रहा हूँ, अभी चेंज बाद में निकालेंगे। तो जी 1 - 2h मतलब 32, r मतलब 6400, मतलब ये बन गया 100। 100 - 1 99/100, तो जी डैश इज इक्वल टू 99/100 जी। ठीक है। अब तुमसे परसेंटेज डिक्रीज पूछा है, डिक्रीज मतलब माइनस में आना चाहिए, जी डैश बाई जी, यही होता है ना डिक्रीज निकालने का फार्मूला, प्रॉफिट या लॉस में पड़ा होगा, मैं ऐसे याद रखता हूँ, CP - SP और SP - CP/100। अब ये निगेटिव आएगी वैल्यू, निगेटिव आने का मतलब डिक्रीज, क्योंकि मैंने फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया है। तो 99/100 जी माइनस जी बाई जी इंटू 100। तो जी 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 मर गए, दिस इज -1/100 इंटू 100। -1% का मतलब है डिक्रीज हुआ है। क्या तुम्हें ये समझ में आया क्या कि कब हमने पहला फार्मूला यूज करना है और कब दूसरा यूज करना है? अब डेप्थ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। डेप्थ पे दो ही क्वेश्चन करेंगे, एक डेप्थ। मिश्रा तू बहुत बातें कर रहा है, जब चौधरी दोनों को बाहर जाना है और तू बात भी कर रहा है। जयवीन तू क्यों बुला रहा है? हाउ मच below the earth surface, how much below the earth surface does the acceleration due to gravity become 1% of its value, at the earth's surface?
इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है ना, सीधा यही तो फार्मूला होता है जी, एक ही तो फार्मूला, इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन की दिक्कत नहीं है। जी 1% हो जाए मतलब कितना हो जाएगा, जी बाई 100, R इज इक्वल टू 100R माइनस 100D। देखो 100 कैंसिल हो जाएगा, 64, यही होगा क्या, सही है ना, कैलकुलेशन देख लेना। 64 निकाल दिया तो 6336 आ रहा है इनको, हाँ 36 ही आएगा ना, 56 नहीं है। ठीक है, सिंपल सवाल है, बहुत टफ नहीं होते ये। 40 आया क्या, 40 आने का मतलब आपने एक चीज नोटिस किया कि जब आप डेप्थ में जाते हैं तो भी जी की वैल्यू घटती है, हाइट पे जाते हैं तो भी जी की वैल्यू घटती है, लेकिन पोल के ऊपर जाने पे जी में रैपिड चेंज आता है, जबकि नीचे आने पे जी में रैपिड चेंज नहीं आता है। क्योंकि देखो जो 80 किलोमीटर डेप्थ पे है वो 40 हाइट पर ही हो गया, जी की वैल्यू दोनों सेम करनी है ना। और तुम्हें कुछ बोला नहीं है, जब कुछ बोलेगा नहीं तो हम क्या मान लेंगे, अप्रॉक्सीमेशन की एच इज वेरी मच लेस देन आर है, तो या 80 किलोमीटर से तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि 80 बहुत छोटा है तो एच भी छोटा ही होगा। तो ऐसा हाइट पे क्या होती है वेरिएशन, 1 माइनस 2h बाई आर, और ये क्या होगा 1 माइनस, यही है ना, ये देखो तो 1 1 भी कैंसिल हो गया क्या, ये बन गया 2h बाई आर इज इक्वल टू डी बाई आर, h की वैल्यू d बाई 2। इन सब सवालों में कोई दिक्कत है क्या, अब अच्छे सवाल, एक ऐसा सवाल जिसमें थोड़ी सी तुम्हें दिक्कत हो। लिखिए इमेजिन अ टनल, ये एसएचएम में टनल वाले प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते हैं ना, वैसे ही कुछ है। इमेजिन अ टनल dug along a diameter, imagine a tunnel dug along a diameter of earth, show that SHOW वाला, a particle dropped from one end of the tunnel, particle dropped from one end of tunnel, prove that लिख लो। कब से बोल रहा हूँ तो आगे पीछे घूमे जा रहा है। कहाँ लिखा मैंने, पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम वन एंड ऑफ द टनल एग्जीक्यूट्स एसएचएम। तुम्हें बताना है कि क्या प्रूव करेगा, एसएचएम करेगा। एसएचएम पढ़ा होगा तो सर ने बोला होगा ग्रेविटेशन का टॉपिक एक आएगा बाद में ना, बोला था सर ने कुछ क्वेश्चंस में, वो यही है। पानी गिर रहा है, अरे यार कौन सा है ये, पहला
हाँ लिखा, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन। लिखा, टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन, assume the earth to be sphere, assume the earth to be sphere, assume the earth to be sphere of uniform mass density, फाइव 5520 kg पर मीटर क्यूब। मास डेंसिटी दिया है आपको 5520 kg पर मीटर क्यूब, और जी को आप जानते ही हैं, जी भी दिया है, मैं लिख दे रहा हूँ, जी है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और तुम्हें कह रहा है नेग्लेक्ट ऑल डैम्पिंग फोर्सेस, नेग्लेक्ट ऑल डैम्पिंग फोर्सेस, गिरेगा 2-5 मिनट तो गिरेगा ना भैया। नेग्लेक्ट ऑल डैम्पिंग फोर्सेस, सर करिए सॉल्व। एसएचएम निकालने के लिए क्या करते हैं पता है ना, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस अ पार्टिकल एंड रिमूव, तो आप एफ नेट निकाल लो वहाँ पे। एफ नेट अगर -kx के टर्म में आ गया तो आप लिख सकते हो ना टाइम पीरियड। हाँ चलिए, आ गया क्या? देखो ऐसे जी डैश की वैल्यू क्या होती है, G1 - d/r, यही होता है। अच्छा, वो जो बोल रहा है पहले वो समझो, ये अर्थ है, इसके सेंटर पे ऐसे टनल बना दिया मैंने, ठीक है, ऐसा टनल बना दिया, ये इसका क्या है सेंटर, एंड सेंटर भी लैक्ट एज अ मीन पोजीशन। वही वो कहना चाह रहा है, अगर कोई पार्टिकल इसके अंदर घूमेगा तो इसके अबाउट वो एसएचएम करेगा। आप एसएचएम करना है तो जी प्रोपोर्शनल वाई प्रूव करेंगे। पार्टिकल को क्या करते हैं, अगर मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज कर दूं तो एफ प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, यही तो आप प्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए कि आपने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ दिया, कितना डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, मान लो x करके छोड़ दिया, यहाँ से रिलीज किया, कर सकते हैं ना। तो ये वाला डिस्टेंस बचेगा कितना, r-x। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे d का काम कौन कर रहा है, d का काम कर रहा है हेयर d = r-x, या अगर तुम्हें d = r-x नहीं करने का मन है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि ये ऊपर से x डिस्प्लेस कर दो, तो नीचे वाला r तो वही बन जाएगा, ठीक है। ये मत लिखो क्योंकि इसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा कि d r-x कैसे हो गया। यहाँ से d ही लिख देता हूँ, d डिस्प्लेस कर दिया, तो ये बचा वाला पार्ट कितना हो गया, ये वाला पार्ट कितना हो गया, r-d। तो क्या ये जो g डैश है वो इस पॉइंट पे लगने वाला टोटल फोर्स है, और ये फोर्स लग किधर रहा होगा, क्या नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो जो मेरा नेट फोर्स आएगा वो mg डैश तो नीचे की तरफ ही लगेगा ना। नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर, नीचे की तरफ कितना फोर्स है, तो एफ नेट की जो वैल्यू आ रही है इट इज m g डैश मतलब G1 - d/r, करेक्ट। अब हाँ नहीं कुछ तो बोले, जी को जी क्या, हाँ अब तुम्हें ना इसको y का टर्म लेके आना पड़ेगा। y का टर्म लाने के लिए
मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी डी बाई आर, तो अगर मैं यहाँ पर हाँ वहीं से कर लो, एम जी माइनस आर माइनस डी ना, और आर माइनस डी को ही तो हम डिस्प्लेसमेंट एक्स बोल रहे हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है ये ऐसा, क्योंकि हम जब बोलते हैं कि प्रूव करना है तो हम कहते हैं इफ वी स्लाइटली, एक मिनट हाँ मैं चेंज करके आया माइक, हाँ सीधा भाई, तो r माइनस डी को x बोल दिया, तो mg क्या हो गया, यहाँ पे आया mg बाई आर इंटू एक्स। और बच्चों देखो x किस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे अगर सेंटर से लिया जाए, सेंटर से r माइनस डी के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, इस पॉइंट पे डिस्प्लेस किया है आपने, और फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, तो क्या f और x अपोजिट है, यहाँ पे लिखो बिकॉज x f एंड x आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, क्या ये के जैसा काम नहीं कर रहा है, तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स बन गया, इसका मतलब ये SHM कर रहा है। और अगर ये माइनस के एक्स से ये SHM कर रहा है तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर m बाई के ऑफ SHM, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और अब तुम्हें m की वैल्यू रखनी पड़ेगी, m की वैल्यू कैसे रखोगे, तुम्हें दिया हुआ है, यूनिफॉर्म डेंसिटी दी है, रेडियस पता है, वो तो रख ही लोगे तुम, एक तो वो तरीका है। और अगर मैं m से बचना चाहता हूँ ना, नहीं बच पाऊंगा, मैं बच जाऊंगा m से, क्या हाँ m से बच तो सकता हूँ मैं। एक ये भी फार्मूला होता है ना, ये वाला लगा देते हैं, 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। क्या फार्मूला होता है, 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन, यहीं से हम लोग टाइम पीरियड SHM का m बाई के निकालते हैं। अरे ये कहाँ से आया देखो, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, माइनस साइन हटा देते हैं, टाइम पीरियड के टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसको 2 पाई बाई टी रखोगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एक्स बाई ए बनेगा। टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट ओवर एक्स बाई ए, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ए एक्सेलरेशन है, तो टाइम पीरियड का m बाई के लिखो, या ये वाला फार्मूला भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन लिख दिया तो थोड़ा ये मुझे आसान लग रहा है, क्योंकि कैंसिल हो रही है चीज़ें बहुत सारी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया x, एक्सेलरेशन कितना आएगा, अगर ये एफ नेट है, अगर ये हमारा एफ नेट है तो a लिखोगे तो एम ए लिखना पड़ेगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, जी एक्स बाई आर ये बन जाएगा, इसको मार डालो, 2 पाई रूट ओवर आर बाई जी। ये स्टैंडर्ड फार्मूला याद रख सकते हो। कोई भी टनल बना दिया, बहुत सवाल आए हैं जेई में, टनल बना दिया, टनल के अंदर एक पार्ट ऑब्जेक्ट को बड़ा साइटली डिस्प्लेस करके छोड़ा, क्या होगा, तो ये फार्मूला ये नोट कर सकते हो। अब तुम इसके आगे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, तुम कर सकते हो। आर की वैल्यू क्या रखोगे, 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद जी को 9.8 और सॉल्व करना। अब नहीं सॉल्व करना है, घर पे करना मन करे तो। ये फार्मूला होता है मास से बचने के लिए। हाँ कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, दोनों एक ही बात है ना भाई, अलग अलग थोड़ी है, वही आएगा आर बाई जी। लिखिए, if the earth were a perfect sphere, लास्ट सवाल है, if the earth
if the earth were a perfect sphere of radius 6.37, बहुत कैलकुलेशन करवाएगा, इंटू 10⁶ मीटर, लंबा कैलकुलेशन होगा तो मैं खाली फॉर्मूला लिख के छोड़ दूंगा, 6 मीटर, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, rotating about its axis with a period of 1 day, with a period of 1 day, और 1 डे में तुम्हें दिया है 8.64 इंटू 10⁴ सेकेंड्स। हाँ 86,400 होता है ना, एक दिन में कितना टाइम होता है दिया हुआ है। How much would be the acceleration due to gravity how much would be the acceleration due to gravity how much would be the acceleration due to gravity differ from the poles to the equator? Differs from pole to the equator. सॉल्व करिए, वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, g डैश इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो सवाल है ऐसे ही आते हैं ग्रेविटेशन में, आसान टॉपिक है, जिसको इलेक्ट्रो आता है उसको कुछ कुछ ही नया पढ़ना पड़ेगा ग्रेविटेशन में। जैसे ये वाला पार्ट आज का जो था, आज का पार्ट नया था जो तुम्हें इलेक्ट्रो में नहीं था, बाकी के पार्ट तुम्हें इलेक्ट्रो में मिल गए थे। अब जो दोबारा पढ़ रहे हो ये भी इलेक्ट्रो को कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, मैं पूरा डेराइव नहीं करूंगा क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने डेराइव किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैं ना तुम जानते हो इसलिए फटाफट से लिख के आगे बढ़ रहा हूं। वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कौन है ये, के Q1 Q2 बाई आर। तो अरे ले लिया तो क्या तुम्हारा जमा पूंजी ले लिया क्या, कोई सर सर कर रहे प्रॉपर्टी जैसे हड़प लिया हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पी क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर। अब इसमें अगर मैं ग्रेविटेशनल बनाना चाहूं तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हो ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखना हो तो आपको क्या करना होता है, रिप्लेस u विथ के विथ माइनस जी। क्यों, क्योंकि वहां रिपल्शन के लिए लिखा था, यहाँ किसके लिए लिखते हैं, Q1 Q2 विथ, हाँ बस इस फार्मूले में ये याद रखना है, दिस r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब क्वेश्चन देते हैं ना तो तुम्हें डिस्टेंस जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ से ना देके कहीं और से दे देते हैं, तब आप फंस जाते हो, समझे। ओके, समझ आ रहा है, चलो। तो कभी क्या होता है, तुम्हें हाइट दिया होता है पोल से, हाइट कहाँ से दिया होता है, अगर पोल से हाइट दिया है तो आपको वो हाइट नहीं लेना है, r प्लस एच लेना है। यही सीख के आए क्या वहां से, अपने जैसे लोगों के साथ ऐसे रहना चाहिए।
तो U इज इक्वल टू Gm1m2/r। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी थी वहां पे, U1 U2 U3 U4, या जब सिमेट्रिक था तो क्या लिखते थे, n/2 U1 ऑफ टोटल। वो सब यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सारे सवाल यहाँ पर भी कर सकते हो। याद है इसमें हमने 3 टाइप के सवाल किए थे। पहले में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया था, नहीं पहले में एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था, दूसरे में एनर्जी मोमेंटम दोनों लगाए थे हम लोग, तीसरे में एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम लगाया था। वो तीनों सवाल हो सकते हैं। मैं एक सवाल करा दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि यहाँ पे एक मास रख दिया मैंने 1 या m रख दो, यहाँ पे मैंने रख दिया 2m, m को कर दिया मैंने फिक्स्ड। पहले ये लोग r0 डिस्टेंस पे है और मैंने पूछा, इसको यहाँ से किया अपन ने रिलीज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2m when the separation between them is r। जब उनके बीच का सेपरेशन कितना है, r, तब आपको क्या बताना है, तब आपको बताना है उनके बीच की वेलोसिटी कितनी होगी। आया क्या? क्या करेंगे, एक ही तो वेरिएबल होगा, इनिशियल सिचुएशन ये दिया है तो फाइनली ये कैसा बन जाएगा, फाइनल सिचुएशन में यहाँ पे m तो अपनी जगह पे ही रहेगा और दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है तो ये ऐसे यहाँ आ गया होगा r डिस्टेंस पे, और इस टाइम पे ये इधर इसकी वेलोसिटी v हो गई होगी। तो हम यूज़ कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करोगे, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस, तो U इनिशियल कितना होगा, G माइनस जी एम इंटू 2m/r नॉट, K इनिशियल 0, बाद में माइनस जी एम इंटू 2m/r प्लस हाफ 2mv²। इसको इधर ले आओ, या एक m तो हर जगह से मर ही जाएगा, तो ये बनेगा 2g, एक ही m मरेगा ना, तो यहाँ से आएगा 2gm/r और ये माइनस 2gm/r नॉट। तो यहाँ से अगर मैं 2gm कॉमन ले लूँ तो 1/r माइनस 1/r नॉट इज इक्वल टू v², या v की वैल्यू √2 gm 1/r माइनस 1/r नॉट। अच्छा, इन सवालों में एक और दिक्कत होती है, कभी तुम्हें आंसर कैपिटल G में आएगा और आंसर स्मॉल g के टर्म्स में दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए इस gm को मैं क्या लिख सकता हूँ, gm/r² स्मॉल g, तो gm को मैं gr² भी लिख सकता हूँ। तो वो भी कभी कभी तुमसे खेलते रहते हैं। अब इसके तीनों वर्जन नहीं करवा रहा हूँ, आप लिख लो बाकी के 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चंस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करना है आपको, बाकी के 2 जो वहाँ बचे हुए थे। हो गया लिख के, जल्दी जल्दी लिखो। एक सवाल कराऊंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पे, फिर याद है लास्ट में हमने वेकेशन के बाद किया, अभी सेल्फ एनर्जी ऑफ पार्टिकल स्फीयर का, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, वैसे यहाँ भी करेंगे सेल्फ एनर्जी। जो नहीं थे वो मज़े मारे, और मिलेगा भी नहीं कहीं, इलेक्ट्रिक प्रेशर, सेल्फ एनर्जी, ये सब तुम पढ़ो यूट्यूब से, कहीं दिखेगा ही नहीं। एक सवाल करो, ये बस एक ही करवाऊंगा, यहाँ पे m, यहाँ पे m,
यहाँ पर भी m, बीच का डिस्टेंस है r। फाइंड, मैं पीछे घूमा की बात चालू। अच्छा, वर्क डन पूछूंगा तो वो भी कर लोगे। एक r से 2r लेके जाना है तो क्या करोगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल लिखो। वर्क डन क्या होता है, u फाइनल माइनस u इनिशियल, जैसे हमने वो सब इलेक्ट्रो में किया उसी का भाई है ये। क्या करेंगे, n/2 u1 टोटल, तो n की वैल्यू 3 है, 3/2 इस पॉइंट की टोटल लिखोगे तो इसकी वजह से आएगा माइनस जी एम स्क्वायर बाई आर, इसकी वजह से भी आएगा माइनस जी एम स्क्वायर बाई आर। दोनों वजह से कितना आया, माइनस जी एम स्क्वायर बाई आर। दोनों को जोड़ दिए तो माइनस 2 जी एम स्क्वायर बाई आर। 2 ने 2 को मार दिया, आंसर है माइनस 3 जी एम स्क्वायर बाई आर। The questions are very similar to the electrostatic potential energy of system। कुछ भी अलग नहीं है, बस यहाँ एक ही डिफरेंस आता है कि जब इस तरह के सवाल आप सॉल्व करते हो तो इस तरह के सवालों में k को माइनस जी से रिप्लेस करना है, याद रखना, और q को m से, बराबर। नाउ मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, खाली तुम्हें यहाँ लिखूंगा ऐसे ही सेल्फ एनर्जी। अगर मैं मानूं कि उसमें दो सेल्फ एनर्जी आई थी, एक थी आपकी के क्यू स्क्वायर बाई 2r, आपको याद है, और दूसरी एनर्जी थी 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल्फ, वो के क्यू स्क्वायर बाई 2r कब था, जब वो कंडक्टर था, तो उस टाइम पे क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। कंडक्टर बोल लो या उसको बोलो कि जब वो शेल था, क्या था, शेल था, तो उसकी वजह से सब एनर्जी थी के क्यू स्क्वायर बाई 2r। यहाँ क्या होगा, माइनस जी एम स्क्वायर बाई 2r। माइनस का मतलब वो एनर्जी, इसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, उससे पकड़ के रखेगा। और अगर अर्थ को मैं सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मान लूंगा तो क्या बनेगा, 3/5 माइनस में जी एम स्क्वायर बाई आर। आर क्या रहेगा यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ, लिख लो सेल्फ एनर्जी में। अरे यार ये टूं टूं करके दिमाग खराब कर रहा है, ऐसे लिखो सेल्फ एनर्जी के अंदर, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ अ थिन, ए भाई आवाज नहीं, यूनिफॉर्म शेल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, शेल मतलब ये बनेगा जी एम स्क्वायर बाई 2r, ये एनर्जी है। और यूनिफॉर्म स्फीयर के लिए सेल्फ एनर्जी फॉर यूनिफॉर्म स्फीयर आ जाएगा, वहां पे आया था 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, यहाँ हो जाएगा माइनस 3/5 जी एम स्क्वायर बाई आर। कुछ भी चेंज नहीं है बच्चों, बिल्कुल वही चीज है, इसलिए बार बार ना मजे लेने से कुछ होगा नहीं। एक आध सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। एक एक सवाल कराते हुए चलूंगा मैं। आज ये वाला पार्ट मैं खत्म कर देता हूँ, एनर्जी वाला, सैटेलाइट वाला पार्ट कल पढ़ाऊंगा। अभी है 15 मिनट ना, 20 मिनट मान लो, 25 मिनट में हो जाएगा। तुम लोग तो ऐसे खा जाओगे मुझे, जैसे 25 मिनट बोला तो। लिखा, चलिए सवाल है कि यहाँ मेरे पास एक स्फीयर है, इसका ये रेडियस r है, इसका मास है कैपिटल M,
radius r, if sphere is shifted, if sphere is shifted, if हाँ इसी में if sphere is sphere sorry if sphere is shifted, if sphere is shifted to a position, if sphere is shifted to a position, तो ये दिमाग खराब किया टू टू करके, if sphere is shifted to a position at a distance t r, at a distance 3r, at a distance 3r from the point mass, लिखा ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, अरे मेरे गले की वाट लग जाएगी, आवाज़ तो तुम्हें आएगी। ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली एक्सपांडेड, ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट it is also uniformly expanded, it is also uniformly expanded to a radius 2r, to a radius 2r such that its density decreases uniformly, such that its density decreases uniformly throughout its volume, throughout its volume. Find the work required in this process. Throughout its volume, find the work required in this process. लिखो जरा, मैं माइक चेंज करके आता हूँ। अभी है, देखो ये माइक जरा चेंज करना है। लगातार दिमाग खराब। 50 नहीं, रेड वाला नहीं चल रहा। बाकी की माइक कहीं नहीं है अभी। ये भी लगाया क्या? ये तो जो है चार्ज चाहिए, हिल लेता हूँ मैं। आज जल्दी आता हूँ मैं, कभी कभी होता है ना, काम होता है। किया आ गया ना तू, क्वेश्चन सॉल्व करना तो पता नहीं बातें कर रहा है। तू सबसे बात कर लेता है क्या? यश चोपड़ा, हाँ, सबसे तुम बिना बात के नहीं रह पाते। क्या बोलूं अब तुम्हें? अच्छा, स्क्वाड में दिक्कत है, मुझे तो इसमें दिक्कत है। ओए मिश्रा, कल से तू मेरे लेक्चर में मत बैठना, तो सॉल्व करना नहीं है, बदतमीजी कर रहा है बैठ के। देखो वो कहना क्या चाह रहा है, ये मत करो, रो वो मत लगाओ बेटा, क्योंकि वो वही कहना चाह रहा है कि पहले कितना है, आर है और ये एम है, पास में आया, मास बढ़ा शायद, रेडियस बढ़ा, तो उससे हुआ क्या, रेडियस बढ़ने से कि डेंसिटी तुम्हारी जो है वो डेंसिटी, मास पहले एम था तो मास अभी भी कम चेंज नहीं हुआ है, तो मास को एम ही रखना है।
खाली सेल्फ एनर्जी में चेंज आया है और टोटल एनर्जी में भी चेंज आया होगा। जैसे ये इनिशियल केस है, तो इस इनिशियल में टोटल एनर्जी क्या लिखी जाएगी बताओ? टोटल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? तो एक तो हम लिखेंगे इसकी सेल्फ एनर्जी -3/5 gm² बाई इसका रेडियस r, प्लस इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन वाली एनर्जी, और वो कितनी होती है? -gmm बाई इनके बीच का सेपरेशन। ये इनिशियल हो गया। अगर मैं फाइनल की बात करूंगा तो फाइनल सिचुएशन कैसे दिखेगी? तो ये रेडियस अभी कितना हो गया? मास में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं ला रहा है, और ये सेपरेशन है 3r। अब फाइनली लिखेंगे तो सेल्फ एनर्जी U इनिशियल था ये, अब U फाइनल में टोटल एनर्जी लिखोगे तो सेल्फ एनर्जी क्या हो जाएगी? -3/5 gm²/2r प्लस माइनस ऑफ gmm/r मतलब 3r। अब वर्क डन पूछा है तो वो क्या होता है? U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल कितना होगा? 3/10 gm²/r माइनस gmm/3r, करेक्ट? और ये पूरा माइनस में है, इधर आके प्लस बन जाएगा, प्लस 3/5 gm²/r प्लस gmm/5r। इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ रखता हूं तो क्या आएगा? देखो 3/5 10 माइनस 3 + 6, ये बनेगा 3gM²/10r। इन दोनों में से 3 × 5 = 15, मतलब 5 3 - 5 -2 ये वर्क डन है। इनको आंसर आया है gm/30r 9m - 4m। हाँ ठीक है ना, इन दोनों को फिर से उन्होंने एलसीएम लेके सॉल्व किया है। अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हेडिंग बनाइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। टाइम बाउंडेशन नहीं है, अब टॉपिक बाउंड्री है। तुम्हें बताया था पहले भी, इतना टॉपिक सोच के आऊँगा। अब तुम उसके लिए तुम्हारी क्लास में बातें होंगी, मैं डांटूंगा जितना उतना बढ़ाता जाऊँगा टाइम। क्या करूँ? 4। हाँ 11 बजे तुम्हारा दूसरा लेक्चर है ना? नहीं है ना? फिर 11 तक पढ़ो। हो गया ये लिख के? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? हाँ, या V की वैल्यू होगी W/m, या इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। मतलब V की वैल्यू मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ U/m। याद करो ये पूरा वही चीज है जो वहां किया हुआ था।
यूनिट क्या होगी इसके लिए? वोल्ट ही होगी, पोटेंशियल का वोल्ट ही होता है। इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इन सब पे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चंस होंगे जो आपने कहाँ किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिखना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था? के क्यू बाई आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रिप्लेस के विथ माइनस जी, क्यू विथ एम। बराबर। अब वो ट्राइंगल वाइंगल वाले क्वेश्चंस किए थे वो हो जाएंगे। अब आपको 2-3 काम दे के जा रहा हूँ, आप करके आएंगे अगले लेक्चर में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये होमवर्क जैसे लिख लो, अगले लेक्चर में करके आना, मैं करवाऊंगा। पहला आपको रॉड के लिए लिखना है, एट अ पॉइंट ड्यू टू रॉड, मतलब ये हमारा रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है। इस रॉड की वजह से a डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट P है, P पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। अच्छा, खाली यहाँ पे डाइपोल नहीं बनता, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, ग्रेविटेशनल डाइपोल नहीं हो सकता क्योंकि मास कभी नेगेटिव नहीं होता है। ग्रेविटेशनल डाइपोल पॉसिबल नहीं है। ये ड्यू टू रॉड आपको कैलकुलेट करके आना है। हाँ, दोनों से करने को आएगा, लेकिन बेसिक मेथड से करो, क्योंकि जब बेसिक से रिप्लेसमेंट तुम्हें दिखेगा ना दोनों में, फिर अगर तुम सेंटर ऑफ मास नहीं करोगे सॉल्व करने में, फिर तुम्हें बहुत चीज़ मॉडिफाई करनी होती है। यही थोड़ा सा चेंज है इसमें कि सेंटर ऑफ मास से अगर करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैच नहीं कर पाएगा आंसर। ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, ये हमारे पास रिंग है, x डिस्टेंस पे यहाँ एक पॉइंट P है, ये रेडियस R है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ये आपको करके आना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, वही सवाल, कहाँ मिलेंगे ये सवाल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है इन सब का, वही चीज करनी है आपको दोबारा से। और फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अब शेल के लिए कैसे लिखेंगे? वहां क्या आया था? के क्यू बाई आर, याद है? तो यहाँ हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर, वो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर, वो जो नॉन कंडक्टिंग वाला था, यूनिफॉर्म का मतलब वो होता है। ये 5 चीज आप करके आइए। एक और आप चाहिए तो कर लीजिए, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में क्या रिलेशन था? E इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर। यहाँ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? स्मॉल जी। ग्रेविटेशनल फील्ड को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल जी। आई आया था ना जी एम बाई आर स्क्वायर, तो वो एक फॉर्मूला वहाँ से बनेगा। बस ये ख़त्म हो जाएगा। अगले लेक्चर में मैं एस्केप वेलोसिटी, मतलब सैटेलाइट मोशन करवाने वाला हूँ जो नया है, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस होता है। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, अलग अलग सैटेलाइट्स और केपलर्स लॉ। आज के लिए बस, थैंक यू। ये करके आना और जो होमवर्क है लिखवा देना अभी तुरंत।